हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एजुटेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम उतना ही जानेंगे जितना कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर, और ये रहा आपका यूट्यूब चैनल एजुटेशन। तो स्टडी इम्पोर्टेंट लगे, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह चैप्टर भी यूनिट एंड डायमेंशन की तरह चैप्टर के ड्यूरेशन में कम समझ में आएगा, जबकि आपको पूरे फिजिक्स पढ़ने के दौरान अच्छे से समझ पाएंगे। ये स्टार्ट करते हैं। सदिश एवं अदिश। तो सदिश हो या अदिश हो, दोनों भौतिक राशियाँ हैं। और जब हम आपको भौतिक राशि पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है संख्यात्मक मान और दूसरा होता है उसका मात्रक। तो संख्यात्मक मान से कहने का तात्पर्य परिमाण से ही है। तो भौतिक राशि है तो उसमें परिमाण तो होगा ही। अब सदिश और अदिश को उसके शाब्दिक अर्थ से समझते हैं। सदिश का शाब्दिक अर्थ से ही इसका डिफिनेशन का पता चलता है, जो कि है स जोड़ दिश। स का मतलब साथ में और दिश का मतलब दिशा, यानी कि जिसके साथ दिशा हो। और भौतिक राशि है तो परिमाण तो होगा ही, तो जिसके साथ दिशा और परिमाण दोनों हो उसको सदिश बोलेंगे। और इसे हम साधारण बीजगणित के नियमों से नहीं जोड़ सकते और नहीं घटा सकते या गुना कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करता है। और अदिश का है तो अदिश का शाब्दिक अर्थ से भी इसका पता चलता है जो कि हिंदी में इसका मतलब होता है न। दिश का मतलब दिशा, यानी कि जिसके साथ दिशा ना हो। और भौतिक राशि है तो परिमाण तो होगा ही, यानी कि जिसके साथ दिशा ना हो परंतु परिमाण हो उसे हम अदिश बोलेंगे। और ये साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती है। साधारण बीजगणित करने का अर्थ है कि सदिश नहीं पालन करती है, अदिश पालन करती है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम 2+3=5 लिख रहे हैं तो ये सिर्फ अदिश फॉलो करेगा, ना कि सदिश। सदिश के लिए दिशा मायने रखती है। तो अगर हम समझें एक अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे, तो सदिश कहने का अर्थ है कि उसके साथ दिशा हो। यानी कि अगर हम 2 किलोमीटर पूरब और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाते हैं, अगर इसको हम साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ें तो दिशा अलग अलग होने के कारण हम इसे साधारण बीजगणित के नियमों से नहीं जोड़ सकते। जबकि हम अदिश के बारे में बात करें तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। तो 2 kg + 2 kg = 4 kg जोड़ सकते हैं। कहने का अर्थ यही है कि अदिश को हम साधारण बीजगणित के नियमों से मतलब कि 2+2 = 4 ऐसे करके जोड़ सकते हैं, जबकि अदिश को नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसके साथ दिशा है। तो इसे जोड़ने और गुणा करने के लिए हम अलग अलग कुछ नियम पढ़ेंगे। तो आइए हम उसे जानेंगे धीरे धीरे। सदिशों का निरूपण। सदिश है तो उसका निरूपण कैसे करेंगे। तो सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जहाँ तीर का जो माथा है उसकी दिशा को बताती है, जबकि उसकी लंबाई परिमाण को बताती है। अगर ये तीर है तो इसका जो ये हेड है ये इसकी दिशा को बताएगी, जबकि ये जो पूँछ है इसकी ये इसके परिमाण को बताती है। और अगर हम किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह डाल देंगे तो ऐसे सिंपली हम इसे एक पढ़ते थे, जबकि हम इसको पढ़ेंगे वेक्टर है। तो सदिशों का निरूपण ये होता है। और इसके परिमाण को दर्शाने के लिए भी कुछ हैं, तो आइए उसे भी जान लेते हैं। सदिशों का परिमाण निरूपण है। तो सदिशों का परिमाण निरूपण कहने का अर्थ है कि जब तीर का चिन्ह हटा देंगे या तीर का चिन्ह रखे हुए भी अगर हम उसके बाहर मोहर लगा देते हैं तो इससे हम इसके परिमाण को निरूपित करते हैं। तो सदिशों का परिमाण निरूपण और सदिशों का निरूपण हमने जाना। आइए अब इसके जो बीजगणितीय नियम को पालन नहीं करता है तो ये कैसे जुड़ते हैं, कैसे गुना होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए, सदिश जो है वो साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करता है, तो सदिशों को जोड़ने का अलग नियम है। तो सदिशों का जोड़ने का पहला नियम है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम को जोड़ने
जोड़ने से पहले इसके टर्म्स एंड कंडीशन को जानेंगे कि ये क्यों जोड़ते हैं और त्रिभुज के नियम से ही क्यों जोड़ते हैं, और इसके जब दो नियम हैं तो त्रिभुज के नियम से ही सारे सदिश को क्यों नहीं जोड़ते हैं। त्रिभुज के नियम को जोड़ने से पहले इसका टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि दो सदिश हो और दो सदिश में एक का पूंछ दूसरे के मत्थे पे हो, तब हम त्रिभुज का नियम लगाएंगे। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं कि इसका ए का जो है डायरेक्शन इधर है और बी का डायरेक्शन इधर है, यानी कि अगर हम इसको सटा दें तो इसका सर इसके पूंछ पे आ जाएगा। तो इसे हम त्रिभुज के नियम से जोड़ सकते हैं और रिजल्टेंट होगा हमारा आर, वेक्टर आर इक्वल टू, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जबकि अगर नहीं आए तो उस कंडीशंस में हम दूसरे नियम को फॉलो करते हैं। तो त्रिभुज के नियम का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा अगर एक सदिश सी यहाँ पे है और एक सदिश डी यहाँ पे है, अगर इसको जोड़ने का हम प्रयत्न करेंगे तो इसका सर अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये दोनों, इसका सर इसके पूंछ पे आ जाएगा। तो इसे हम त्रिभुज के नियम से जोड़ सकते हैं, यानी कि सिंपली सी प्लस डी इसका रिजल्टेंट होगा। तो आते हैं नेक्स्ट सदिश का जोड़ के नियम पे। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो सेकंड हमारा है सदिशों को जोड़ने का नियम, समानांतर चतुर्भुज का नियम। तो समानांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यदि कोई दो सदिश है ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिमाण क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि त्रिभुज में था कि एक का सर जो है दूसरे के पूंछ पे हो, तो इसमें जो है दोनों का पूंछ एक जगह हो और दोनों एक थीटा एंगल से विस्थापित हो। तो इस कंडीशंस में हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे वो जानेंगे। तो ये रहा इसका सूत्र रिजल्टेंट निकालने का। जब दो सदिश का पूंछ एक जगह हो और वो थीटा एंगल से विस्थापित हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो रिजल्टेंट इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ कॉस थीटा में थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल है और कॉस थीटा का वैल्यू -1 to +1 हो सकता है। और जब दो सदिश का परिणामी जो है का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और ना ही ऋणात्मक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और आप ऐसे प्रैक्टिकली करके भी इसे देख सकते हैं। तो कभी भी दो सदिश का परिणाम कभी भी शून्य नहीं होगा और ना ही ऋणात्मक आएगा। तो ये रहा सदिशों का जोड़ का नियम। एक त्रिभुज का नियम देखे और एक है समांतर चतुर्भुज का नियम, और कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो जब सर किसी भी सदिश का पूंछ एक जगह पे हो और वो थीटा एंगल से विस्थापित हो, उसका रिजल्टेंट हम ऐसे निकालेंगे समानांतर चतुर्भुज से। और जब एक का सर एक के पूंछ पे आ जाए तो उसे हम त्रिभुज के नियम से जोड़ देंगे। तो आइए नेक्स्ट जानते हैं। तो हमने पढ़ा सदिशों का बीजगणितीय नियम, जिसमें हम दो सदिशों को जोड़ रहे हैं, एक त्रिभुज के नियम से और एक समांतर चतुर्भुज के नियम से। और यही फॉर्मूला था r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। अगर हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसका परिणामी ये, और अगर हम दो वेक्टर को घटाते हैं तो उसका परिणामी ये, और जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो -1 to +1 होगा। तो आइए इसे हम एक चीज़ का पता लगाते हैं। तो इससे हमें यही पता लगता है, जैसे कि अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है। और जब हम आर मैक्स की बात करें यानी कि रिजल्टेंट मैक्सिमम की बात करें तो हम कॉस का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और यहाँ हम कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 पुट करते हैं तो हमें आर मैक्स का वैल्यू ये देखने को मिलता है, आर मैक्स इक्वल टू a + b। और जब हम कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू लेते हैं, यानी कि कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, और हम जब -1 को पुट करते हैं तो हमें आर मिनिमम का वैल्यू a - b देखने को मिलता है। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब हम दो सदिश को जोड़ेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है
अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। तो न्यूटन है यानी कि बल है, और बल एक सदिश राशि है। तो आइए देखते हैं। तो आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का वैल्यू आपको बताया थे कि दोनों परिमाणों का योग होता है। अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें और मिनिमम की बात करें तो आर में ए माइनस बी होता है, यानी कि उन दोनों का घटाव होता है। तो मैक्सिमम की बात करें तो 7 से ज़्यादा नहीं होगा, और मिनिमम की बात करें तो 1 न्यूटन से कम नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि इन दो फोर्सों का रिजल्टेंट जब भी होगा वो 1 न्यूटन से कम नहीं होगा और 7 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होगा, वो किसी भी एंगल पे हो। कहने का मतलब है कि अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो वो 1 से 7 के बीच में ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, 2 न्यूटन जो कि 1 और 7 के बीच है, 5 न्यूटन 1 और 7 के बीच है, 6 न्यूटन भी है जो 1 और 7 के बीच है, जबकि 8 न्यूटन जो है वो 7 से ज़्यादा है। यानी कि ये हमारा परिणामी नहीं हो सकता है। या तो अगर 0 भी रहता तो ये भी परिणामी नहीं होता, क्योंकि ये 1 न्यूटन से छोटा है। तो कहने का अर्थ यही है कि दो सदिशों का जो योग है उसका मैक्सिमम वैल्यू उसके योग के बराबर, और उसका जो मिनिमम वैल्यू है उसके घटाव के बराबर होते हैं, ना इससे ज़्यादा होंगे और ना इसके मिनिमम वैल्यू से कम होंगे। तो न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम बताना क्या चाह रहे थे। अगला टॉपिक है हमारा समकोणीय एकांक सदिश। कहने का अर्थ है कि भौतिक में जब x को हम i से, y को j से और z एक्सिस को हम k से निरूपित करते हैं, और इसे हम 2D यानी सिंपल प्लेन पे तो नहीं दिखा सकते, ये 3D प्रोजेक्शन है। और 3D प्रोजेक्शन कहने का अर्थ है कि अगर ये x एक्सिस और y एक्सिस है तो ये जो थर्ड एक्सिस होगा एक तल के लंबवत होगा। तो तल का लंबवत दिखाने के लिए कोशिश किया जाता है, तो ये कह सकते हैं। तो यही है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी सदिश की बात करें तो उसका अगर निरूपण ऐसे किया गया है 3i + 8j + 5k, तो कहने का अर्थ है कि x अक्ष पे ये 3 यूनिट है, y अक्ष पे ये 8 यूनिट है और z एक्सिस पे ये 5 यूनिट है। और जब हम इसकी परिणामी की बात करेंगे अलग अलग तो x का परिमाण 3 होगा। जब हम इसे अगर माइनस में लेंगे तो ये x के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, अगर हम j को माइनस में लेंगे तो ये y के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, और अगर हम z को नेगेटिव लेंगे तो ये z के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मतलब बताइए कि इस सदिश में x का परिणाम क्या है, सॉरी परिमाण क्या है, y का परिमाण क्या है, z का परिमाण क्या है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल में के तौर पर क्वेश्चन लिया गया है कि जो बी सदिश है उसका निरूपण है 3i + 9j + 5k। तो इसमें बताइए कि x अक्ष में परिमाण, y अक्ष में परिमाण और z अक्ष में परिमाण। x अक्ष में परिमाण की बात करें तो यहाँ पर 3i है, यानी कि i x को निरूपित करता है, j y को निरूपित करता है और k z को निरूपित करता है। तो x का निरूपण जब पूछ रहा है तो x के आगे वाले परिमाण को बताएंगे, यानी कि x अक्ष का परिमाण 3 है, y अक्ष का परिमाण 9 है और z अक्ष का परिमाण 5 है। हाँ, अब कभी कभी मैग्नीट्यूड ऑफ b भी पूछ देता है कि b का परिणाम क्या होगा, और सॉरी परिमाण। तो इसमें हम इसका फॉर्मूला होता है √x² + y² + z²। यानी कि अगर हम इसका मान की बात करें, मान निकालने की बात करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3² + 9² + 5²। तो इस तरह से हम b का परिमाण निकाल सकते हैं। x का भी परिमाण अगर हम पूछे, y का परिमाण पूछे या z का परिमाण पूछे तो भी हम बता सकते हैं। अब बात करते हैं सदिशों के गुणनफल की। पीछे हमने देखा था सदिशों का योग, तो अभी हम सदिशों का गुणनफल। तो आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हम सदिश का ही क्यों पढ़ रहे हैं, अदिश का क्यों नहीं। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अदिश जो है वो बीजगणितीय रूल को फॉलो करता है या साधारण बीजगणित के नियमों को पालन करता है। उससे हम साधारण बीजगणितों के नियम से जोड़ घटाव गुना कर सकते हैं, जबकि ये सदिश में नहीं होता था। सदिश में दिशा होती थी, तो इसलिए हम इसे साधारण बीजगणित के नियमों से नहीं जोड़ सकते, ना ही गुना कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग नियमों हैं। तो जो योग का नियम था वो आपने देखा। अभी हम सदिशों के गुणनफल को पढ़ेंगे। तो सदिशों का गुणनफल हम 2 तरीके से करते हैं। पहला होता है हमारा सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सदिशों का अदिश गुणनफल को हम डॉट से सूचित करते हैं या डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सदिशों का जो अदिश गुणनफल है उसे हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई सदिश जो है ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल ए डॉट बी, डॉट का मतलब अदिश होता है, तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। और ये हमारा निरूपण है। तो आप देख सकते हैं
तो जो थीटा है वो इन दोनों के बीच का कोण है, और ए और बी तो सदिश है जिनका हम अदिश गुणनफल निकाल रहे हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे है कि सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए है क्योंकि ना तो ए के पास डायरेक्शन है, ना तो बी के पास डायरेक्शन है, और ना ही कॉस थीटा के पास डायरेक्शन है। तो इसलिए हम इसमें तीनों अदिश है, तो इसलिए ये जो गुणनफल होगा वो एक अदिश राशि होगा। आता है नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल हमने देखा, अब सदिशों का सदिश गुणनफल को जानते हैं। सदिशों का सदिश गुणनफल को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या क्रॉस से सूचित करते हैं। तो यदि कोई सदिश ए और बी है और थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल होगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप जो है ये सदिश है, और ये जो है इसके बारे में जानते हैं। जो कैपिटल कैपेन है उसको हम तल के लंबवत सदिश बोलते हैं। तो जब ये सदिश आ गया तो यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, नोट डाउन कीजिएगा कि जो सदिश गुणनफल है वो एक सदिश राशि होता है। आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, हम लिख नहीं पा रहे। तो यहाँ पे एक यही पॉइंट था जो कि पीडीएफ पे नहीं है। तो जो इसका जो सदिश गुणनफल होगा, सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश राशि होगा, क्योंकि ये जो एन कैप है ये एक सदिश है, और जब ये सदिश है तो ये पूरे को सदिश बना देगा, यानी कि ए क्रॉस बी एक सदिश राशि होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी अराइज हो जाते हैं इससे कि सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि है या अदिश राशि। तो जब सदिशों का गुणनफल का बात करेंगे तो वो सदिश भी होगा और अदिश भी होगा। जबकि हमसे पूछा जाएगा कि सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश राशि है या नहीं, तब हम हाँ बोलेंगे। जबकि सदिशों का गुणनफल की सिर्फ बात करेगा तो सदिशों का गुणनफल में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों आते हैं, इसलिए सदिशों का गुणनफल सदिश भी हो सकता है और अदिश भी। जबकि सदिशों का सदिश गुणनफल पूछेगा तो सदिश राशि बोलेंगे, और जब सदिशों का अदिश गुणनफल बोलेगा तो अदिश राशि बोलेंगे। आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सदिश ए है और एक सदिश बी है, और इन दोनों का अदिश गुणनफल पूछ रहा है। तो अदिश गुणनफल पूछ रहा है तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डायरेक्शन दिया नहीं है और ये एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि को सब सिंपल बीजगणितीय नियम से गुणा कर सकते हैं। तो बस आई को आई के साथ गुणा कर देंगे, जे को जे के साथ गुणा कर देंगे, और आई के को के साथ गुणा कर देंगे, और तीनों को सिंपली जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो जोड़ेंगे, अगर किन्हीं में एक में नेगेटिव साइन है तो घटाएंगे। तो इस तरह से हम एक डॉट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट साइड है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ए है और बी है तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि अगर अदिश गुणनफल पूछ रहा है तो सीधा आई को आई के साथ गुणा कर देंगे, जे को जे के साथ, और के को के साथ। तो 5 इंटू 1, यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यानी यहाँ पे हम माइनस लेंगे। फिर 3 इंटू 2 6, फिर प्लस प्लस है यानी कि 36, यानी कि अगर हम इसको सॉल्यूट करें तो 35 हमारा आंसर होगा। अब एक और टॉपिक बच गया है, लास्ट जो हमारा है सदिशों का वियोजन, या सदिशों का टूटना भी बोल सकते हैं कि सदिशों को हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो जिस तरह से हमने सदिशों को गुना किया, जोड़ा, तो उसी तरह से सदिशों का वियोजन भी कर सकते हैं। तो किसी सदिश के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम ये एक सदिश दिया गया है और इसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म में तोड़ेंगे तो हम एक्स एक्सिस वालों को उसके परिमाण के साथ cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और वाई एक्सिस को उसके साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये कोण एक्स एक्सिस के बनाएगा उसके साथ। कहने का अर्थ है कॉस में हमें आधार देखने को मिलता है तो ये आधार के साथ जाएगा, और साइन में हमको लंब देखने को मिलता है तो हम लंब में साइन को यूज़ करेंगे। जबकि कर्ण दोनों में होता है, कॉस में और आधार साइन में दोनों में कर्ण होता है, तो कर्ण को नहीं लेंगे। अगर हमें सिंपली जानना है तो कॉस आधार के साथ आता है, साइन लंब के साथ आता है। तो एक्स एक्सिस आधार है तो हम कॉस को लेंगे, यानी कि एफ कॉस थीटा होगा, और वाई एक्सिस साइन यानी लंब के साथ जाएगा तो साइन को लेंगे। तो वही कह रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के दिशा में परिमाण एफ कॉस थीटा होगा, जबकि वाई के एक्सिस में दिशा का परिमाण एफ साइन थीटा होगा। तो इस तरह से हम सदिशों का वियोजन कर सकते हैं, एक सदिश को दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के टर्म में। तो आइए उस कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक सदिश दिया गया है और उसके बीच का कोण 30 डिग्री है।
तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में से तोड़ना है। तो एक्स एक्सिस की दिशा में परिमाण निकालेंगे। तो आपको बताया था कि जब ये बेस में है तो कॉस लेंगे, यानी कि आधार में है तो कॉस का आधार के साथ रिलेशन होता है, तो इसे हम कॉस लेंगे। तो एफ दिया हुआ है 10 न्यूटन और कॉस थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो कॉस 30 लेंगे और जब हम इसे गुना करेंगे तो ये प्रोसेस आएगा। और नेक्स्ट देखते हैं वाई एक्सिस के लिए। तो वाई एक्सिस के लिए भी सेम होगा। तो वाई एक्सिस लंब होता है तो साइन लंब के साथ रिलेशन बनाता है, तो एफ साइन थीटा होगा जो इस तरह है। और एफ का वैल्यू हमें दिया गया है, थीटा का वैल्यू दिया गया है, तो इसे हम सॉल्यूट करेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। तो ये रहा हमारा आज का सदिश और अदिश, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये रहा आपका आज का टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर। तो कल हम इसका क्वेश्चन सेशन लेके आएंगे, तो आप देखना ना भूलें। और ये रहा हमारा और आपका चैनल एडुटेशन, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक अगर पसंद आया हो तो ये इन्फॉर्मेशन, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी प्रोत्साहित करें कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को देखें, ताकि आपको आने वाले रेलवे, एसएससी और अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है उसमें फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।